देगा कि पहला क्वेश्चन क्या है कि भाषा की मूल इकाई क्या होती है। बताइएगा भाषा की मूल इकाई क्या होती है, आपको बताना है अक्षर, ध्वनि, संकेत या वर्णमाला। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि भाषा की मूल इकाई क्या होती है, ध्वनि या फिर उसको हम वर्ण भी बोलते हैं दोस्तों। और ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, मूल इकाई होती है, क्योंकि दोस्तों यहीं से भाषा की शुरुआत होती है। क्या यहीं से? देखिए वर्ण के बाद दोस्तों आपको पता है क्या होता है, अक्षर बनता है, अक्षर से फिर क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। ठीक है, तो ये चीज पता करना आपको कि सबसे छोटी इकाई क्या होती है, मूल इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है दोस्तों। ठीक है, लिखित रूप से वर्ण और मौखिक रूप से ध्वनि होती है। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे। अब देखिए इन्हीं वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को हम फिर वर्णमाला कह देते हैं। और वर्णमाला की संख्या, वर्णमाला में टोटल कितने वर्ण होते हैं दोस्तों, 52 वर्ण होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो अपनी ये वर्णमाला दोस्तों ये किस लिपि में लिखी जाती, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। दोस्तों हमने अभी बताया है कि हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, किस लिपि में, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और एक चीज आपको बता दें कि जो देवनागरी लिपि है दोस्तों इसका विकास कहां से हुआ, तो ब्राह्मी लिपि से हुआ। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा था कि देवनागरी लिपि जिसमें हिंदी लिखा था उसका विकास किस लिपि से हुआ है, तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों गुरुमुखी की, तो एक चीज आप याद रखना कि गुरुमुखी लिपि में पंजाबी लैंग्वेज लिखी थी। क्या पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी थी। और इस गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था, गुरु अंगद देव ने। ठीक है, किसने किया था, गुरु अंगद देव ने। ये क्वेश्चन कई बार आपके यूपी पुलिस में पूछा भी जा चुका है। तो गुरु लिपि मुख का गुरु लिपि जो है, गुरुमुखी लिपि है दोस्तों, इसका आविष्कार किसने किया है, गुरु अंगद देव ने। और इसका मतलब क्या होता है, गुरुमुखी मतलब गुरु के मुख से निकलने वाली वाणी को हम गुरुमुखी कह देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा भारत की कौन सी भाषा है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए हिंदी को भारत में कौन सी भाषा का रूप दिया गया है, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, ब्रजभाषा या संपर्क भाषा। दोस्तों आप बताइएगा बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना दोस्तों हिंदी को किस रूप में देखा गया, तो राजभाषा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि हमारा देश संविधान चलता है और संविधान में जब आप जाएंगे भाग 17 तो हिंदी को साफ साफ बताया गया है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। कब, 14 सितंबर 1949 को। कब दोस्तों, 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाते हैं। तो याद रखें क्या कहते हैं, राजभाषा। चलिए अगला है समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं दोस्तों। जो चीज समान अर्थ बता दे, मतलब जैसे हमने कहा कि सूर्य, ठीक है, तो दिनकर कह दें। ठीक है, दिनकर कह दें, दिवाकर कह दें, मतलब उनका अर्थ ना बदले, समान ही अर्थ रहे, उसको क्या बोलते हैं हम, समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। क्या कहते हैं हम, पर्यायवाची शब्द उनको हम कह सकते हैं, समानार्थी शब्द भी कह सकते हैं। तो याद रखिएगा समान अर्थ देने वाले को हम समानार्थी, जो विपरीत अर्थ देते हैं उनको विलोम बोलते हैं, और जो अनेक अर्थ देते हैं वो उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला है कि नृप नीचे दिए गए विकल्पों में से किसका शब्द का सही समानार्थी शब्द है। दोस्तों नृप मतलब क्या होता है, आपको पता है राजा होता है। क्या होता है, राजा होता है दोस्तों। नृप मीन्स क्या होता है, राजा होता है। तो चलिए दोस्तों हम आपको बता दें कि नृप के क्या हो जाएगा, भूप हो जाएगा और महीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भूप और महीप हो जाएगा। दोस्तों ये देखिए ये तो महादेव शिव जी का हो गया ना, ये दोस्तों कमल का हो गया। ठीक, त्रिलोचन रुद्र ये भी शिव जी का हो गया, मगर भूप और महीप यही दोस्तों क्या है, आपको पता होना चाहिए, ये राजा के पर्यायवाची हैं। ठीक है, भूप और महीष, नरेश, भूपत है ना, महीपत दोस्तों ये सब कभी किसके हैं, तो ये होते हैं आपके नृप यानी राजा के पर्यायवाची। चलिए अगला है दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प उम्मीद का विलोम शब्द है। उम्मीद का विलोम शब्द क्या होता है, तो किसी से उम्मीद लगा लो फिर क्या हो जाए दोस्तों, आपको वो क्या कर दे, मायूस कर दे। क्या, मायूस कर दे। तो याद रखना कि उम्मीद का विलोम शब्द क्या होगा, मायूसी होगा। क्या होगा, मायूसी होगा। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। और वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों आशा का क्या होगा, तो आशा का निराशा होता है, संतोष का असंतोष होता है, अवनति का उन्नति होता है। देखिए आशा का निराशा हो जाएगा, संतोष का असंतोष का संतोष होगा और अवनति का उन्नति होगा। तो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, उम्मीद किसी से लगा लो और वो आपको मायूस कर दे यानी मायूसी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सब कुछ जानने वाला। जो सब कुछ जानता हो दोस्तों वो सर्वज्ञ होता है। बहुत कुछ जानने वाला बहुवज्ञ होता है। अज्ञ मतलब जानने वाला। ठीक है,
और ये चीज़ें आप समझिएगा। तो दोस्तों सब कुछ जानने वाला क्या होगा, जिसे जो सब कुछ जानता हो उसे हम सर्वज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम सर्वज्ञ कहते हैं। जो बहुत कुछ जानता हो बहुज्ञ बोलते हैं। जो कुछ जानने वाला हो दोस्तों उसको अज्ञ जानते, सॉरी जो कुछ न जानने वाला हो दोस्तों अज्ञ जानते हैं, अज्ञ कहते हैं जिसको कुछ भी न जानता हो ना। चलिए अगला है सही वाक्य है दोस्तों। क्या आपकी कृपा पत्र मिली, या आपका कृपा पत्र मिला, या आपकी कृपा पत्र मिला, या फिर आपका कृपा पत्र मिली दोस्तों। तो इसमें बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, तो आपका कृपा पत्र मिला दोस्तों, बिल्कुल सही हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। क्या शुद्ध वाक्य को इसमें आपको पहचानना है दोस्तों कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो चलिए देखते हैं। राधा घर नहीं है, राधा घर पर नहीं है दोस्तों, ये होना चाहिए था राधा घर नहीं है, इसमें आपका कारक कमजोर है, ठीक है, कारक नहीं है। चलिए राम पाठशाला बैठा है, राम पाठशाला में बैठा है दोस्तों, ये ऐसा होना चाहिए था, तो ये बिल्कुल गलत है। क्या है? ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, इसमें भी आपका क्या है दोस्तों, आपको पता है कारक चिन्ह नहीं। आप अवश्य सुने होंगे, क्या आपने अवश्य सुना होगा, ऐसा होना चाहिए आप अवश्य सुने होंगे, ये बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने एक नाटक का अनुवाद किया, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और इनमें क्या गलतियां वो भी हमने बता दी हैं। चलिए अगले तरफ चलते हैं कि शब्द दांत इनमें से कौन से विकल्प को दर्शाता है। पुल्लिंग है दांत, या स्त्रीलिंग है, या दोस्तों क्या है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो भी दोस्तों अंग होते हैं शरीर के, कुछ अंग होते हैं दोस्तों जो कि ठीक है वो स्त्रीलिंग होते हैं, मगर दोस्तों ये हम देखिए दांत काटा जाता है, ना कि दांत से काटी जाती है, ठीक। तो ये चीज ऐसे कुछ करके हम देख लेंगे, ठीक है, तो वो चीज आप समझिएगा। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। बाकी ज्यादातर दोस्तों जो अंग होते हैं वो स्त्रीलिंग की श्रेणी में आते हैं, जैसे कि आंख, नाक होती है ना, जीभ होती है, कोहनी है ना, तो ये चीजें, मगर ये दांत क्या है दोस्तों, पुल्लिंग है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प पहचानिए। कर्ता का क्या अर्थ होता है। कर्ता क्या होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कर्ता क्या होता है। कर्ता का अगर परसर की बात करें दोस्तों तो नहीं लगता है, देखिए जो काम करता वही कर्ता होता है, ठीक है, जो काम करता है, जो कार्य करे वही क्या है, करता है। जो संबंध जो है संबंध होता है दोस्तों, जिससे काम हो, है ना। तो दोस्तों ये चीज समझिएगा कि जो काम करता उसे ही क्या बोलते हैं, कर्ता कहते हैं, ठीक है। जो काम करे वही क्या है, कर्ता होता है। जैसे राम भोजन पकाता है तो राम ही क्या है, करता है, क्योंकि वही तो काम को कर रहा है। चलिए अगला है, दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा होगा। दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर खिलौने गिन सकते हैं, मगर ये पता है कि खिलौने गिने जा सकते हैं, मगर दोस्तों यहाँ पे गिनने वाली चीज नहीं बताई है, यानी कि संख्या इनकी गिनी जा सकती थी, मगर यहाँ पे दोस्तों क्या कर दिया गया है कि ढेर सारे प्रयोग किया गया, यानी कि अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, ठीक है, मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है। दोस्तों इसका सही ये बताना है दोस्तों, इसमें कौन सा काल होगा, ठीक है। दिए गए वाक्य में काल क्या होगा कि मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है। दोस्तों ये है सामान्य भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल, या फिर अपूर्ण भूतकाल, या फिर सामान्य वर्तमान काल। दोस्तों इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, 13 का हमें बताना है। तो आपको बता दें इसमें क्या होगा, पूर्ण वर्तमान काल, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कहा गया है मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, मतलब मिल चुका है, यानी कि वर्तमान में पूर्ण हो चुका है काम, ये आपको समझना है। देखिए सामान्य भूतकाल में क्या होता है, लास्ट में या आता है, ठीक है, क्या होता है, या होता है। और सामान्य वर्तमान काल में क्या आता है, ता ती ते, ठीक है, ये याद रखेंगे, ता है, ती है, ते हैं, ऐसे सेंटेंस आएंगे तो सामान्य वर्तमान काल कहलाएंगे। अगर या ई ए है ना, जैसे राम गया तो सामान्य भूतकाल होगा, और राम जाता है तो वो क्या होगा दोस्तों, सामान्य वर्तमान काल होगा। चलिए अगला है महोत्सव, महाधन उत्सव, महोत्सव। दोस्तों महाधन उत्सव, आ उ मिलके ओ दोस्तों गुण संधि का उदाहरण हो गया, तो महाधन उत्सव महोत्सव हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। 14 का बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला, दूध का धुला होना, यानी कि है ना एकदम दूध के धुलो तुम एकदम निर्दोष हो ना, दूध का धुला होना इसका मतलब क्या होता है, निर्दोष होना। चलिए अब देखिए दोस्तों गद्यांश पढ़ना है और इसके आंसर भी आपको देने हैं। देखिए क्या है गद्यांश की, सर्दियों के दिन थे, क्या थे, सर्दियों के दिन थे। एक बालक सुबह के समय अकेला स्कूल जा रहा था, रास्ते में एक स्टेशन था, वह रेल की पटरी के पास से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नज़र रेल की पटरी पर गई, वो उखड़ी हुई थी। बालक ने घड़ी देखी, घड़ी आने वाली थी, ठीक है,
मतलब गाड़ी आने वाली थी, उसने सोचा कि अगर गाड़ी इस पटरी पर गुजरेगी तो भयंकर परिणाम हो सकता है। अभी वह इससे आगे सोच भी ना पाया था कि गाड़ी की सीटी सुनाई दी। बस फिर क्या हुआ, बालक ने बालक के सामने एक ही लक्ष्य था, मुसाफिरों की जान बचाना। देखते देखते इंजन दिखाई देने लगा। बालक कूद कर दोनों पटरियों के बीच खड़ा होकर अपनी कमीज को हिलाते हुए ड्राइवर की नजर उस बालक पर पड़ गई और उसने ब्रेक लगा दी, लेकिन गाड़ी बिल्कुल बालक के पास आकर रुकी। ड्राइवर ने क्रोध से पूछा, क्या तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं, गाड़ी क्यों रोकी? तो बालक ने रेल की उखड़ी हुई पटरी दिखाई और कहा, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो सैकड़ों जानें चली जाती। देखिए बहुत ही बेहतरीन दोस्तों, ये इससे हमें सीख मिलती है। ठीक है, देखिए इसका आंसर देना है कि बच्चे की कमीज हिलाना व्यक्त करता है सूझबूझ को या फिर शरारत को या बेवकूफ़ी को या फिर असावधानी को। दोस्तों आप देखिएगा, इसको हमें इसके हिसाब से बताना है दोस्तों। अब उसने क्या किया, अपने सूझबूझ से दोस्तों अपने कई लोगों की जान बचा ली दोस्तों, यानी सूझबूझ को। चलिए अगला है, रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया दोस्तों? क्योंकि वो बच्चा जो है रेल की पटरी में आता है इसलिए क्रोध आता था, यानी कि गाड़ी लेट हो रही थी, बिल्कुल गलत है। बच्चे की जिंदगी का सवाल था। ठीक है, क्या था कि बच्चे की जिंदगी का सवाल था, क्योंकि बच्चा दोस्तों ट्रेन के सामने आ गया था तो इसीलिए उसकी जिंदगी का सवाल था, इसलिए उसने गुस्से में उसको डांटा। ठीक है, तो चलिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला है, टूटी पटरी देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति क्या आया? तो दोस्तों आपको पता है कि जब टूटी पटरी उसे दिखी तो बच्चे के प्रति क्या आया दोस्तों? शाबाशी देने का भाव आया, उसको प्रेम आया दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, शाबाशी देने का भाव ड्राइवर के मन में आया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है कि बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह? आपको पता होगा कि बीजक साखी शबद रामायणी यानी कबीर दास जी की रचना है। ठीक है, धर्मदास जी द्वारा लिखी गई। तो दोस्तों साखी शबद रामायणी का दोस्तों संग्रह है और कबीर दास जी का है। ठीक है, वहीं तो जायसी की बात करें तो दोस्तों आपको पता, जायसी अवधि भाषा में लिखते थे, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। ठीक है, और सूरदास जी सूर सारावली, सूर साहित्य, सूर सागर दोस्तों ये सब इन्हीं के हैं। और तुलसीदास के दोस्तों आपको पता, रामचरितमानस हो गया, गीतावली हो गया, रामलला नहचू हो गया, कवितावली, विनय पत्रिका और मंगल पार्वती मंगल। ठीक है, तो ये तुलसीदास को जाएंगे, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला है, माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है? तो किसकी है दोस्तों? माटी की मूर्तें किसकी हैं? तो आपको पता होना चाहिए, माटी की मूर्तें गेहूं और गुलाब है ना, ये सभी किसकी है दोस्तों? राम वृक्ष बेनीपुरी। किसकी दोस्तों? राम वृक्ष बेनीपुरी जी की। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? दोस्तों आपको पता होना चाहिए किसकी है, चंद बरदाई की दोस्तों है ये रचना। किसकी? चंद बरदाई की रचना है, याद रखना। और दोस्तों पृथ्वीराज रासो को पूरा किसने किया था? चंद बरदाई के लड़के ने, जिसका नाम था जलधर दोस्तों, उसने इसको पूरा किया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति के लिए मिला? दोस्तों आपको पता होना चाहिए, इन्हें मिला है यामा के लिए। तो महादेवी वर्मा को यामा के लिए दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय जी की है? तो आपको पता है कि अमृत राय जी ने क्या किया था, किसके ऊपर दोस्तों? प्रेमचंद की जीवनी लिखी थी। प्रेमचंद कलम का सिपाही दोस्तों, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1963 का प्रदान किया गया था। तो याद रखेंगे। ठीक है, और वहीं बात कर ले दोस्तों निराला की साहित्य साधना दोस्तों। तो निराला की साहित्य साधना के लिए दोस्तों किसको मिला है? तो दोस्तों आपको बता दें राम विलास शर्मा जी को मिला है निराला की साहित्य साधना के लिए 1970 में। ठीक है, वहीं मुक्ति बोध के लिए दोस्तों किसको मिला है? तो मुक्ति बोध के लिए दोस्तों जयनंद कुमार को मिला है 1966 का। और 1969 में श्रीलाल शुक्ल को मिला है राग दरबारी के लिए। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से उचित शब्द का चयन करो दोस्तों। कौन सा शब्द शुद्ध है दोस्तों, उसको आपको बताना है। औद्योगिक होता है, औद्योगिक होता है, औद्योगिक होता है या औद्योगिक होता है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा चौथे का? तो हमको बता दें कि औद्योगिक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन संभवतः दोस्तों राधा कृष्णन, फिर स्पेस है ना, स्वाध्याय, फिर स्पेस है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से सही रिक्त स्थान का चयन करिए। तो दोस्तों क्या होना चाहिए? तो दोस्तों आपको बता दें इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा कि राधा कृष्णन हमेशा स्वाध्याय करते थे। तो हमारा दोस्तों बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, तो आपने कितने क्वेश्चन किए हैं?